हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में फार्माकोलॉजिकल टर्म ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। इसमें जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है ये नॉर्मल ब्लड कैपिलरी का है, एवं जो सेकेंड डायग्राम है ये ब्रेन कैपिलरी का है। हम ब्रेन कैपिलरी के बारे में स्टडी करें उससे पहले हम स्टडी करेंगे नॉर्मल ब्लड कैपिलरी के बारे में। इस नॉर्मल ब्लड कैपिलरी में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा इंडोथेलियल सेल्स है, इसमें जो हमारा इंडोथेलियल सेल्स, एक इंडोथेलियल सेल्स दूसरे इंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस मौजूद है या फिर जो पोर्स मौजूद है इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर पोर्स कहते हैं। और इस इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जो भी हमारे लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग है ये मूवमेंट शो करते हैं और ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स में डिलीवर होते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग होते हैं ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स में डिलीवर होती है इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर पोर्स की मदद से। और ये जो पोर्स है या फिर ये जो स्पेस है, इस स्पेस के थ्रू जो भी हमारे ड्रग का मूवमेंट होता है उसे हम पैरासेलुलर रूट कहते हैं। और इस पैरासेलुलर रूट के थ्रू ही पैरासेलुलर मूवमेंट होता है हमारे ड्रग या फिर अदर सब्सटेंस का। वहीं बात करें जो भी हमारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं, ये जो लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर ड्रग है ये हमारे इंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करके उसके बाद हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे किसी बॉडी के अदर साइड्स में डिलीवर होते हैं और इस तरह के मूवमेंट को हम ट्रांससेलुलर मूवमेंट कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड कैपिलरी होता है इस नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे मटेरियल का पैरासेलुलर मूवमेंट्स एवं ट्रांससेलुलर मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करें जो हमारा ब्रेन कैपिलरी होता है, इस ब्रेन कैपिलरी में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा इंडोथेलियल सेल्स है, इस दो इंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस है जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर पोर्स कहते हैं ये एब्सेंट होता है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा दो इंडोथेलियल सेल्स है ये एक दूसरे से टाइटली बाउंड है एक स्पेशल प्रोटीन्स की मदद से, जिसे मैंने येलो कलर से ड्रॉ करके रखा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारी ब्रेन कैपिलरी होती है इस ब्रेन कैपिलरी में जो हमारा इंडोथेलियल सेल्स होता है ये इंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे से टाइटली बाउंड होता है जिसे हम टाइट जंक्शंस कहते हैं। और इस टाइट जंक्शंस के थ्रू जो हमारा मटेरियल होता है ये पैरासेलुलर मूवमेंट शो नहीं करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर पोर्स है वो एब्सेंट होता है या फिर बिल्कुल स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा पैरासेलुलर मूवमेंट होता है मटेरियल का वो स्टॉप होता है हमारे ब्रेन कैपिलरीज में। और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ब्रेन कैपिलरी है इस ब्रेन कैपिलरी से जो हमारा मटेरियल का मूवमेंट होता है वो ट्रांससेलुलर मूवमेंट ही होता है, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है ये इंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करके ही हमारे ब्रेन के किसी भी पार्ट्स में अब मटेरियल को डिलीवर हो रहा है। और इस तरह के मूवमेंट को हम ट्रांससेलुलर मूवमेंट कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी ब्रेन कैपिलरी होती है उसमें सिर्फ हमें ट्रांससेलुलर मूवमेंट देखने को मिल सकता है मटेरियल का। ब्रेन कैपिलरी में पैरासेलुलर मूवमेंट एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें जो हमारा इंडोथेलियल सेल्स है ये टाइटली बाउंड होती है स्पेशल प्रोटीन्स की मदद से। साथ ही जो हमारी ब्रेन कैपिलरी में इंडोथेलियल सेल्स है ये इंडोथेलियल सेल्स स्पेशल सेल्स के द्वारा कवर्ड होती है। और आप देख पा रहे होंगे जिसको मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ करके रखा है और ये है कोराइडल एपिथेलियम जिसे हम गिलियल सेल्स कहते हैं। और ये जो कोराइडल एपिथेलियम है ये नॉन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स या फिर जो आयंस होते हैं उनके मूवमेंट को स्टॉप करती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी ब्रेन कैपिलरी होती है इसमें जो कोराइडल एपिथेलियम्स है ये भी हमारे मटेरियल्स के मूवमेंट को, जो भी नॉन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है उनके मूवमेंट को स्टॉप करती है। जबकि जो हमारी नॉर्मल ब्लड कैपिलरी होती है इस नॉर्मल ब्लड कैपिलरी के सराउंडिंग जो हमारी कोराइडल एपिथेलियम होते हैं ये एब्सेंट होती है। जो ब्रेन कैपिलरी होता है इसमें जो इंडोथेलियल सेल्स है इस इंडोथेलियल सेल्स पे आप देख पा रहे होंगे कुछ ट्रांसपोर्टर इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, जैसे कि फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर एवं एनायनिक ट्रांसपोर्टर। और ये जो ट्रांसपोर्टर है ये वेरियस लिपिड सॉल्युबल ड्रग की एंट्री को हमारे ब्रेन के अंदर स्टॉप करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टर है ये भी एक
ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह वर्क कर रहा है और जो भी जीनोबायोटिक सब्सटेंस है जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में और वो लिपिड सोलुबिलिटी के कारण हमारे कैपिलरी इंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करके ट्रांस सेलुलर मूवमेंट के थ्रू हमारे ब्रेन में इंटर होना चाहता है और इस मूवमेंट को स्टॉप करता है हमारा इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। और ये जो ट्रांसपोर्टर है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मतलब इस ड्रग को दोबारा से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिलीवर कर रहा है और ये जो ट्रांसपोर्टर है ये सेलुलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हमारे ड्रग को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करा रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी ब्रेन कैपिलरी होती है, इस ब्रेन कैपिलरी में जो इंडोथेलियल सेल्स में प्रेजेंट जो भी इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर होता है ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि जो भी जीनोबायोटिक सब्सटेंस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद है उनसे प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है हमारा इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। वहीं हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो भी डोपामिन होता है, अगर इस डोपामिन को हम सिंथेटिक डोपामिन को डायरेक्ट अपने सिस्टमिक सर्कुलेशंस में इंजेक्ट करें तो ये जो हमारा डोपामिन है ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे सीएनएस में किसी प्रकार का इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन जो इसका प्रिकर्सर्स होता है लीवोडोपा, ये जो लीवोडोपा है ये इजीली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन से डिलीवर होता है सीएनएस में और सीएनएस में अपनी एक्टिविटी शो करता है। इसीलिए जो भी पार्किंसंस होता है इसमें हम लीवोडोपा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो डोपामिन होता है ये इनएक्टिव होता है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जो डोपामिन होता है ये एक एंजाइमेटिक ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही अगर किसी भी कारण से अगर हमारी ब्रेन कैपिलरी में इन्फ्लामेशंस हो गए या फिर किसी अदर रीजन्स के कारण अगर ब्रेन कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई या फिर इस बैरियर के थ्रू जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई तो जो भी जीनोबायोटिक सब्सटेंस हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में प्रेजेंट है वो वहाँ से मूवमेंट शो करेंगे और वो हमारे सीएनएस में पहुंचकर वहाँ पे टॉक्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनसे बचने के लिए हमारी ब्रेन कैपिलरी में एक एंजाइमेटिक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। और ये जो एंजाइमेटिक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट है माओ, जिसे हम मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज कहते हैं, और सेकंड है कोलिन स्टेरेज। ये जो एंजाइम्स हैं ये एक एंजाइमेटिक ब्लड ब्रेन बैरियर है और ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं अगर इसको हम डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशंस में इंजेक्ट करते हैं तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे ब्रेन कैपिलरी को क्रॉस करके हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे सीएनएस में डिलीवर नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो एंजाइमेटिक ब्लड ब्रेन बैरियर है ये उस न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी एंजाइमेटिक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये भी हमारे ड्रग के मूवमेंट्स को स्टॉप करता है जो कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में प्रेजेंट है और उनको डिलीवर होने से स्टॉप करता है, जो ताकि हमारे किसी प्रकार की सीएनएस में टॉक्सिटी को देखने को नहीं मिल सके। तो जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसके स्ट्रक्चर्स में कैटाकॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या फिर सिंपली हम कहें कि जो भी हमारा 5-HT न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर एसिटाइल कोलिन है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्टिव फॉर्म में एंट्री है हमारी ब्रेन में उसको स्टॉप करता है हमारा एंजाइमेटिक ब्लड ब्रेन बैरियर। साथ ही जो हमारी ब्रेन कैपिलरी होता है इस ब्रेन कैपिलरी में जो हमारा इंडोथेलियल सेल्स है इस इंडोथेलियल सेल्स पे कुछ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं और ये हमारे जो भी सिस्टमिक सर्कुलेशंस में न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है हमारे सीएनएस में। और आप देख पा रहे होंगे ये जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टर है इन्हीं की मदद से जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस वो मूवमेंट शो करता है और वो हमारे सीएनएस में डिलीवर होता है और इस न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे सीएनएस अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। आइए वो हम स्टडी करते हैं कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये हमारे बॉडी के किस किस ऑर्गन्स या फिर किस किस साइड्स पे प्रेजेंट होता है, जिसमें फर्स्ट है हमारा सीएनएस, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड एवं थर्ड है जो भी हमारे पेरिफेरल नर्व सेल्स है उसमें। बॉडी के इस लोकेशंस पे ब्लड ब्रेन बैरियर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्मोन का कंसंट्रेशन है ईच सेकेंड चेंज होते रहता है और अगर ईच सेकेंड हमारे ब्लड का कंपोजिशंस में जो हार्मोन का कंसंट्रेशन है वो अगर चेंज होता रहेगा तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशंस में फ्लैक्चुएशंस आ रही है इस फ्लैक्चुएशंस के कारण जो भी हमारा सीएनएस है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है इसमें किसी भी प्रकार के इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए हमारे सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड एवं पेरिफेरल नर्व सेल्स में ब्लड ब्रेन बैरियर एक प्रोटेक्शंस का काम करता है। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि हमारे सीएनएस के किस एरिया में
जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो अब्सेंट होता है। जो भी हमारा मेडुला ओबलंगेटा है, इस मेडुला ओबलंगेटा में जो सीटीजेड है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर अब्सेंट होता है और ये जो सीटीजेड है जब ये स्टिमुलेट होता है तो वोमिटिंग होती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा सीटीजेड है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इस एरिया में जो हमारी ब्रेन कैपिलरी होती है, इस ब्रेन कैपिलरी से जो भी हमारा लिपिड सोल्यूबल ड्रग है एवं लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग, दोनों ही ड्रग का मूवमेंट होगा और ये दोनों ही तरह की जो ड्रग है ये जाकर सीटीजेड एरिया में अपनी इफेक्ट शो कर सकती है। साथ ही जो भी हमारा एंटेरियर हाइपोथैलेमस होता है, इस एंटेरियर हाइपोथैलेमस में सर्टेन पेरीवेंट्रिकुलर साइट्स प्रेजेंट होती है और इस सर्टेन पेरीवेंट्रिकुलर साइट्स पे भी ब्लड ब्रेन बैरियर अब्सेंट होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी सीएनएस होती है, यहाँ पे दो ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर का प्रोटेक्शन अब्सेंट होता है, जिसमें फर्स्ट है हमारा सीटीजेड एवं जो सेकेंड है वो है पेरीवेंट्रिकुलर साइट जो कि एंटेरियर हाइपोथैलेमस में।